दिस इज श्वेता। वेलकम टू एम्बाइब। और वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम 2 दिन मिलते हैं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के साथ सुबह 10 बजे। तो आज हम डिस्कस करने वाले फिजिकल ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। यानी कि हम जानेंगे अपने सोलर सिस्टम के ग्रहों के बारे में कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। फॉर्मेशन तो आई थिंक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानेंगे। प्लैनेट्स कौन कौन से सिमिलर हैं और वन बाय वन एक एक प्लैनेट को स्टडी करेंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे अपने प्लैनेट यानी कि अर्थ को। अर्थ का एक और टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, जहां पर हम डिटेल से पढ़ेंगे अर्थ का स्ट्रक्चर, उसका इंटीरियर, सारी चीजों को। तो आज हम ओवरव्यू लेने वाले हैं सभी प्लैनेट्स का, और टोटल 8 प्लैनेट प्रेजेंट में हमारे सोलर सिस्टम में है। तो तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। लेकिन उसके पहले जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ लाइव है और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके आप सभी कैंडिडेट वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि बाकी स्टूडेंट भी हमारे सेशन से जुड़ के सेशन का बेनिफिट ले सके। और काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि ज्योग्राफी की क्लास का टाइमिंग क्या है, तो मैं आपको वापस बता दूं, थर्सडे फ्राइडे ये 2 दिन हमारे फिक्स है वीक में। थर्सडे फ्राइडे सुबह 10 बजे डिफेंस एम्बाइब पर हमारी क्लासेस चलती है ज्योग्राफी की। ओके, ऑलरेडी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं जहाँ पे मैंने बेसिक से बताया है। सबसे पहले हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा, देन उसके बाद से हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, देन स्टार के बारे में और एक स्पेसिफिक स्टार पढ़ा, सन। और अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हम एक स्पेसिफिक प्लैनेट पढ़ेंगे, अर्थ। तो ये सारी चीज़ें क्रोनोलॉजी वाइज चल रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एम्बाइब का ऐप। तो अभी तक भी जिस कैंडिडेट ने इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, वीडियो आने के तुरंत बाद जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके इसे ज्वाइन कर लेना। इसका ऐप इंस्टॉल करके आप बेसिक जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस सेक्शन में जाके जो भी उससे रिलेटेड कंटेंट है, प्रीवियस ईयर सेट है, एमसीक्यूज दे रखा है, वो सारी चीज़ों का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं टॉपिक वाइज। और साथ ही ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। काफ़ी बच्चे ऐसा पूछते हैं कि हमें नोट्स कहाँ से मिलेगा, हम नोट्स कैसे बनाएं। तो आपको इस ग्रुप में डायरेक्ट पीडीएफ दिया जाता है अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं, क्योंकि कई बच्चे हैं अभी 12th के हैं या उनके पास समय का अभाव है। तो आप सिर्फ जो पीडीएफ दिया जाएगा इस ग्रुप में आप उसे पढ़ लीजिए, उसे रिवाइज कर लीजिए। तो ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये हमारा डेली स्केड्यूल है फॉर सीडीएस सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। तो जो भी बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलर डिफेंस के लिए, तो आप हमारे इस डेली स्केड्यूल को देख सकते हैं। ये 2 स्लॉट मैं बोलूँगी चलती हैं क्लासेस। एक चलता है सुबह 8 से लेके 11 बजे तक, जहाँ पर 8 बजे आपकी वोकैबुलरी की क्लास लेते हैं अमित सिसोदिया सर। उसके बाद से 10 बजे मैं और आफरीन मैम जुड़ते हैं डे वाइज, जैसे कि मंडे ट्यूसडे हिस्ट्री की क्लास चलती है, वेंसडे इकोनॉमी की क्लास, और थर्सडे फ्राइडे ज्योग्राफी। यानी यहाँ पे आपके जीएस के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो रहे हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। नेक्स्ट इवनिंग स्लॉट चालू होता है जहाँ 5 बजे साकेत सर मैथ्स की क्लास लेते हैं। उसके बाद आशीष सर शाम 7 बजे साइंस की क्लास लेते हैं। 8 बजे कासिफ अंसारी सर आपके साथ जुड़ते हैं, करंट अफेयर, जो आपका एक बूस्ट होता है ओवरऑल प्रिपरेशन का, क्योंकि कुछ भी पढ़ लीजिए करंट अफेयर के बिना चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी एग्जाम में। और नेक्स्ट लास्ट हमारी क्लास होती है अमित ठाकुर सर के साथ एंड 10:30 बजे वो वीकली करंट अफेयर एक रिवीजन देते हैं आपको, और साथ में एसएसबी क्लास भी देते हैं। तो एक देख सकते हैं आप, हमने कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पे। ओवरऑल सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम प्रिपेयर करा रहे हैं ताकि आप एक कंप्लीट प्रिपरेशन कर सके। ओके, तो बहुत ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। वापस मैं बोलूँगी, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्लैनेट्स होता क्या है। ऑलरेडी आपको मैंने कई बार बताया, थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन के लिए। तो ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे क्या हैं, एक ठोस खगोलीय पिंड है, यानी एक सॉलिड सेलेस्टियल बॉडी है। तो जितने भी आपको आसमान में या ब्रह्मांड में पिंड दिखाई देते हैं सबको हम क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, चाहे उसके पास अपना लाइट हो, अपना हीट हो या ना हो। तो उसी तरह प्लैनेट्स भी एक खगोलीय पिंड है। अ प्लैनेट इज अ सॉलिड सेलेस्टियल बॉडी जो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर तारों की परिक्रमा करता है। तो ये स्पेसिफिक फीचर है प्लैनेट का कि विच रिवॉल्व्स अराउंड द स्टार्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये ये किसी न किसी तारे के चारों ओर प्लैनेट जो है वो एलिप्टिकल पाथ में, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे क्या करते हैं बच्चों, मूव करते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं परिक्रमा करना, रिवॉल्यूशन करना। ओके, रिवॉल्व करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि
स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लैनेट्स जो है उसके चारों ओर रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और दूसरा, इन सभी प्लैनेट्स को स्टार से ही हीट मिलता है, लाइट मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई प्लैनेट्स की। अब प्लैनेट बनते किस चीज से हैं? तो ग्रह, चट्टान, धात्विक पदार्थ से बने होते हैं। जो भी प्लैनेट्स हैं वो किससे बने होंगे भाई? किसी तरह के रॉक से बनेंगे, या फिर उसमें कुछ मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो बहुत सारे इस तरह के मेटालिक एलिमेंट और साथ साथ में रॉक से मिलकर इन जो प्लैनेट्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है। एक और स्पेसिफिक कैरेक्टर हमें प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी प्लैनेट है तो उसके पास अपना लाइट नहीं है, अपनी हीट नहीं है। ओके, स्टार की डेफिनेशन, एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी, एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी लाइट और हीट होती है। और प्लैनेट्स जस्ट इसके ऑपोजिट, ये भी सेलेस्टियल बॉडी है लेकिन इसके पास अपनी लाइट और हीट नहीं होती, बल्कि ये स्टार के चारों रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल पाथ में, और स्टार से क्या लेता है? लाइट और हीट लेता है। डन। चलिए, अब हमारे अपने सोलर सिस्टम में कितने स्टार्स है? मेरा सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम, इसका मतलब क्या है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, ये ब्रह्मांड है, जो मैंने आपको बताया था बिग बैंग थ्योरी। तो ब्रह्मांड में क्या है? अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं। ओके, तो ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में आकाश गंगा है, और हर एक आकाश गंगा में, हर एक इंडिविजुअल आकाश गंगा में क्या दिखाई देते हैं? अरबों की संख्या में तारे दिखाई देते हैं, ये जिसको आप बोलते हैं स्टार। तो एक यूनिवर्स, उनमें अरबों में गैलेक्सी, और हर एक गैलेक्सी जो है वो अरबों तारों से मिलकर बनती है, स्टार से मिलकर बनती है। और ऐसा ही एक हमारा स्टार है जिसको बोल रहे हैं सन, और इस सन के सोलर सिस्टम के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो आप समझ चुके हम कहाँ पहुंच चुके हैं। तो यही बोल रहा है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जिसको बोल रहा है बुध, नेक्स्ट शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, जब हम स्कूलिंग हमारी होती है तभी आपको बता दिया जाता है, छोटी क्लास में ही ये सबको बिठाकर रटाया जाता है। तो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं यहाँ पर आपको दिया गया है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले एक और हमारा प्लैनेट हुआ करता था यम, या जिसको प्लूटो कहते थे, लेकिन मैंने बताया आपको कि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का एक बैठक हुआ, एक सेशन हुआ, और उस सेशन में प्लैनेट की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई, जहां पे 3 कंडीशंस बताई गई। थर्ड कंडीशन को प्लूटो फुलफिल नहीं करता था, इस वजह से उसको हमने प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। तो प्रेजेंट में टोटल आपके पास नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। कहाँ है ये देख लीजिए, ये रहे आपके टोटल 8 प्लैनेट्स। तो ये आप देख सकते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, ये हमारा सुंदर सा ग्रह है अर्थ, और इसके चारों ओर आपको ये एक सैटेलाइट दिखाई दे रहा है मून। फिर उसके बाद से क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सारे 8 प्लैनेट्स हैं, एलिप्टिकल पाथ में सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। यही सन इन सारे प्लैनेट्स को हीट दे रहा है, लाइट दे रहा है। इसके पास अपना कोई हीट लाइट का सोर्स नहीं है। डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या बोल रहा है। अब ये जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, इनका जब फॉर्मेशन हुआ तो कुछ प्लैनेट जो थे वो सन के बहुत पास है, कुछ प्लैनेट सन से काफी दूर हैं। तो जो सूर्य है उसकी बहुत सारी हमें दिखाई देता है, सोलर फ्लेयर्स चलती हैं, सोलर विंड्स चलती हैं। तो जो नियरेस्ट प्लैनेट्स थे उन पर इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और इनके कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस हुए, और जो आउटर प्लैनेट्स थे उन पर इनका इम्पैक्ट कम पड़ा। तो जो प्लैनेट्स हैं उनको हमने इस बेसिस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स 8 थे, लेकिन हमने इन 8 ग्रहों को 2 समूहों में विभाजित किया है। ओके, द 8 प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला जिसको हम बोलते हैं पार्थिव या फिर स्थलीय ग्रह, या इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। सन के पास जो नियरेस्ट 4 प्लैनेट है इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। किस बेसिस पे? इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, प्रेजेंट में जो इसकी सिचुएशन है, ये सब जो है किस तरह के प्लैनेट्स हैं? अर्थ के टाइप के लगते हैं, इसलिए इसको हम पार्थिव ग्रह, पृथ्वी के समान ग्रह या स्थलीय ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पे स्थल ज्यादा हमें दिखाई देता है, गैसियस फॉर्म बहुत कम है। ओके, इसमें 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
इसके बाद जो आते हैं 4 बड़े ग्रह गैसियस प्लैनेट्स जिसे कहते हैं जोवियन या बाह्य ग्रह। जोवियन का मीन्स है बृहस्पति के समान बड़ा ग्रह है। ओके, तो वो चारों ग्रह जो है जो मंगल के बाद आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन प्लैनेट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। स्टार्टिंग के जो 4 हैं इनर प्लैनेट, इसके बाद के आउटर प्लैनेट, इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, इसको हम जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। ये पृथ्वी के समान ग्रह हैं, यानी काफ़ी कुछ पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, और ये बृहस्पति के समान ग्रह हैं, काफ़ी कुछ बृहस्पति से मिलते जुलते हैं। ओके, इसमें हमें ज़्यादा क्या दिखाई देता है, रॉक, और यहाँ पे ज़्यादा इसके बाहर आसपास गैसों का आवरण दिखाई देता है। चलिए, क्यों ऐसा हुआ? तो सन से जो सोलर विंड चल रही थी उसने इसका गैसीय फॉर्म जो है वो उड़ा कर रख दिया, जबकि ये थोड़ा सा बचा रह गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। अब 1 बाय 1 प्लैनेट्स को स्टडी करना है। सबसे पहला, सबसे पास का नियरेस्ट प्लैनेट जो है जिसका नाम है बुध, या फिर इसको मरकरी कहा जाता है। क्या बोल रहा है इसके बारे में? यह है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह के साथ साथ सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। तो नियरेस्ट प्लैनेट है ये सन का। इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एज वेल एज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो अब ये क्यों छोटा है, क्यों नहीं छोटा है? वो जब फॉर्मेशन हो रहा था तो किस तरीके का नेबुला था और सन के पास होने के कारण किस तरीके का उसका इम्पैक्ट पड़ा, उसके हिसाब से उसका साइज डिसाइड हुआ। तो इतना ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और नियरेस्ट प्लैनेट है किसके? सन का, या फिर हमारे सोलर सिस्टम का। आगे बढ़ जाते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। बहुत सिंपल है, इसमें आप अपना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई ये एक सर्कल है और जो बिल्कुल पास से इसके घूमेगा उसको कम क्या करना पड़ेगा, इलिप्टिकल पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो जल्दी से ट्रैवल कर लेगा। और जो ज़्यादा दूर है और ज़्यादा बड़े इलिप्टिकल पाथ को कवर करेगा तो उसको ज़्यादा लंबा समय ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है, क्योंकि बिल्कुल पास है ना, तो पास में ऐसे इलिप्टिकल पाथ पे घूम जाता है, फटाक से सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अब आप सभी स्टूडेंट्स का होमवर्क है कि वीडियो आने के बाद कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक्चुअली ये जो मरकरी है ये सन के चारों रिवॉल्व करने में कितना समय लगता है। तो मैं आप लोगों के आंसर का वेट करूंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितना टाइम लेता है मरकरी सन के चारों रिवॉल्व करने में। अतः ये सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। इट कंप्लीट्स इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इन द शॉर्टेस्ट टाइम, सो इट इज द प्लैनेट विद द फास्टेस्ट ऑर्बिट स्पीड इन द सोलर सिस्टम। एक और चीज जुड़ गई कि सबसे तेज कक्षीय गति वाला प्लैनेट कौन सा है, तो उसका नाम है क्या बच्चों? मरकरी। ओके, कितना टाइम लेता है ये तो आपका होमवर्क है, आप मुझे बाद में बताएंगे। ये रहा मरकरी, देख लो आप यहाँ पे बिल्कुल पास है। अब बिल्कुल पास है तो इसको कितना कम ट्रैवल करना पड़ेगा, कितने कम किलोमीटर्स में ट्रैवल कर लेगा, बहुत कम समय लगेगा। और इसका बड़ा इलिप्टिकल पाथ है तो ज़्यादा समय, इसका और बड़ा इलिप्टिकल पाथ है तो और ज़्यादा समय। आपको समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पर। क्या बोल रहा है मरकरी के बारे में? आपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, जैसे आपने देखा इसका साइज देखा, आपने इसका स्पीड देखा, आपने देखा कि नियरेस्ट है तो जल्दी रिवॉल्व कर रहा है। अब इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखाई देता है, यहाँ अति गर्म और यहाँ दिन अत्यधिक गर्म, यानी ये जो बुध है यहाँ पर आप दिन का टेम्परेचर देखते हो तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और रातें जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है बच्चों? ठंडी हो जाती हैं। इसका तापमान दिन में 427 डिग्री सेल्सियस है और रात में -173 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि जब ये इसका जो फेस सन के साइड रहता है वहाँ पर कॉन्टिन्यूस सनलाइट पड़ती है और ये नियरेस्ट है, तो ये एकदम से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है और बहुत ज़्यादा हीट हमें दिखाई देती है। लेकिन जो इसका एटमॉस्फेयर है वो नहीं होने की वजह से जब इसका ऑपोजिट साइड है वहाँ एकदम से सनलाइट मूव भी कर जाती है, यानी हीट सारा का सारा चला जाता है और एकदम से ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ पर आपको टेम्परेचर क्यों नॉर्मल दिखाई देता है? भले हमारा एक साइड अर्थ का जो है वो सन के ऑपोजिट पे हो, फिर भी यहाँ पर एकदम से ठंडा नहीं होता, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें काफ़ी सारे ऐसे गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, जो क्या करते हैं कि भाई जब गैसेस अंदर आती हैं तो उसको आने में भी कुछ एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ रोकते हैं और कुछ अंदर आने देते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं। तो एकदम से ना तो अर्थ गर्म होती है, और जब अर्थ का ये वाला पार्ट पीछे जाता है तो एटमॉस्फेयर के यही सब गैस वाटर वेपर जो है
वो एकदम से इस हीट को बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। यानी कि जब हीट बाहर निकलना चाहती है तो उसको एक तरीके से रोक के भी रखते हैं। बोल सकते हैं हम जो आपका लोअर एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर। तो एक तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर वो ब्लैंकेट की तरह काम करता है, ना तो एकदम से सनलाइट को अंदर आने दे रहा है ना जाने दे रहा है, तो टेम्परेचर जो है बैलेंस रख रहा है। लेकिन मरकरी पे ये हमें नहीं दिखाई देता है, और क्योंकि ये सन के पास है तो इस वजह से टेम्परेचर पास होने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, और एकदम से जो अपोजिट जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घट भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला इफेक्ट नहीं हमें दिखाई देता है। तो इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का हम डिफरेंस निकालते हैं, जिसको तापांतर कहा जाता है। तो अगर हम बाकी प्लैनेट्स का तापांतर देखें या फिर बोले टेम्परेचर डिफरेंस देखें, तो कंपेरेटिवली मरकरी का टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है, अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे दिन का सबसे ज़्यादा तापमान देखो, जहाँ पर भी आप हो, आपने देखा 25 डिग्री सेल्सियस पूरे दिन का जो है मैक्सिमम टेम्परेचर है, और पूरे दिन का आप लोएस्ट टेम्परेचर देखो तो आपने देखा कि 10 डिग्री सेल्सियस लोएस्ट टेम्परेचर है पूरे दिन का। अब टेम्परेचर वेरिएशन कितना हुआ? तो आप बोल रहे हो कि 15 डिग्री सेल्सियस एक दिन में टेम्परेचर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, या ये तापांतर हमें दिखाई दे रहा है। ओके, इसी तरह बोल रहा है कि मरकरी पर सेम डे माइनस में पहुंच जा रहा है और प्लस में इतना पहुंच जा रहा है। ये टेम्परेचर वेरिएशन पर डे कितना ज्यादा है? अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वेरिएशन दिखाई दे रहा है, जो कि हाईएस्ट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका सबसे विशिष्ट गुण है। इट्स मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी इज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मरकरी के चारों ओर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन दिखाई देता है, वो एक और इसका स्पेसिफिक फीचर है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो जिस तरह प्लैनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह प्लैनेट्स के चारों ओर भी रिवॉल्व करते हैं। उनको हम बोलते हैं क्या? इन सिंपल केस उसको आप सैटेलाइट बोलते हैं। अब प्लैनेट्स के चारों ओर जो भी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व कर रही है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। कुछ सैटेलाइट तो जो नेचर ने बनाकर भेजा था, जैसे कि हमारे अर्थ का मून हो गया या पृथ्वी का चंद्रमा हो गया, लेकिन हम भी कई सारी चीज़ों के लिए, जैसे नेविगेशन हो गया है, या फिर हमें जो फॉरेस्ट है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वेदर से रिलेटेड, मौसम संबंधी जानकारी के लिए हम डिफरेंट टाइप के सैटेलाइट जो है वो भेजते हैं, जो कि हमारे अर्थ के, हमारे प्लैनेट के चारों रिवॉल्व करता है। तो जो भी प्लैनेट के चारों रिवॉल्व कर रहा है उसको आप सैटेलाइट कहते हैं, और सैटेलाइट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल और एक मैनमेड। ओके, हम यहाँ पे मैनमेड की बात नहीं कर रहे, हम नेचुरल स्टडी कर रहे हैं। तो नेचुरल अगर मैं सैटेलाइट की बात करूँ, तो ये जो पहला प्लैनेट है जो नियरेस्ट है सन के, जिसका नाम है मरकरी, इसका कोई अपना सैटेलाइट या कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि मरकरी के चारों ओर कोई इस तरह का उपग्रह नहीं है जो कि चक्कर लगा रहा है, तो इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीनस। ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। इसको बोला जाता है कि ये ट्विन सिस्टर है, हमारे अर्थ की जुड़वा बहन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन है। ओके, कैसे देखते हैं? इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली जब हमने वीनस को स्टडी किया तो हमें पता लगा कि काफ़ी कुछ इसमें और उसमें सिमिलैरिटी है। जैसे आप दो भाई बहन से मिलो और वो लोग की शक्ल एक जैसी है, तो आप क्या बोलते हैं कि मतलब ये एक जैसे दिख रहे हैं, है ना? कि या फिर जुड़वा भी बोलते हैं। जुड़वा किसे बोलते हैं? ट्विन, जो कि एक साथ जिनका बर्थ हुआ और उनके अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और कई बार जो है उनका फेस भी काफ़ी हद तक मिलता है, 80 to 90%। तो ऐसे ही जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो बाहर से जो चीज़ें दिखाई देती हैं शुक्र की, वो काफ़ी कुछ मिलती हैं अर्थ से। जैसे कि घनत्व अगर हम देखें, डेंसिटी वाइज वीनस का जो डेंसिटी है काफ़ी कुछ सिमिलर है अर्थ के। आकार मतलब साइज अगर हम देख रहे हैं, और व्यास मीन्स कि जो उसका डायामीटर है वो भी काफ़ी कुछ सिमिलर है अर्थ के। तो इन सारी वजह से इसे हम ट्विन सिस्टर कहते हैं अर्थ की, या फिर भगिनी ग्रह कहा जाता है। ओके, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। तो अगर हम बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन करें तो हमें दिखाई देता है कि हमारे अर्थ के सबसे पास में स्थित है ये, और बहुत ज़्यादा चमकता है ये, और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी हमें ये दिखाई देता है। सबसे गर्म ग्रह इसे क्यों कह रहे हैं? आप उसको भी तो बोल सकते थे, किसको? मरकरी को। मरकरी का टेम्परेचर इतना बढ़ जा रहा है, लेकिन
वहां पे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे टेम्परेचर घट भी रहा है। आपको मैंने उसका रीजन भी बताया, क्योंकि होल्ड नहीं कर पा रहे उसके टेम्परेचर को वो प्लैनेट, ठीक है। लेकिन यहाँ यानी शुक्र में कुछ ऐसे रीजंस है, ये वीनस जो है यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर में ऐसे गैसेस दिखाई देते हैं जिसके इम्पैक्ट की वजह से ये सबसे गर्म ग्रह यानी हाईएस्ट टेम्परेचर वाला प्लैनेट कहलाता है हमारे सोलर सिस्टम का। और वो रीजन क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आज आप लोग सुनते होंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और जब हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम एक गैस का बार बार जिक्र करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है, बोल सकते हैं 0.03% हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में दिखाई दे रहा है, और उतना ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल दे रहा है। तो ऐसा क्या रीजन है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक कैरेक्टर होता है, और वो कैरेक्टर क्या है कि ये गैसों को अंदर तो जाने आने देता है, यानी कि ये जो इंसोलेशन है, सनलाइट है, इसको तो अंदर आने देता है। लेकिन जब ये अर्थ के सरफेस से सनलाइट बाहर जाने लगती है तो ये उसको क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है, यानी बाहर जाने से रोकता है, एक तरीके के ब्लैंकेट का काम करता है। तो गैस को आने दे रहा है लेकिन बाहर जाने नहीं दे रहा है। ओके, इसी को क्या बोलते हैं हम कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी आपके बोल सकते हैं लोअर एटमॉस्फेयर में, जैसे हमारे आसपास के वातावरण, ये जो निचला वातावरण है, यहाँ पे जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा सनलाइट आएगा। आएगा तो नॉर्मली अपने हिसाब से, लेकिन वो आने तो देगा, आने के लिए पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जाने के लिए अपारदर्शी बन जा रहा है तो वो उसको रोक लेता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है जिससे डायरेक्ट कार्बन बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करिए, कम करोगे तो ये ज़्यादा सनलाइट को होल्ड करके नहीं रखेगा। ओके, पार्थिव विकिरण, एक्चुअली इंसोलेशन तो आने देता है लेकिन जो पार्थिव विकिरण है उसको जाने से रोकता है। अब शुक्र के मामले में क्या चीज है, यहाँ के एटमॉस्फेयर में, जैसे आप बोलते हो कि हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे 78% ये गैस पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जा रहा है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इसके एटमॉस्फेयर में अराउंड 96% वीनस के एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि शुक्र के चारों ओर 96% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यानी कि वो तो 96%, मतलब हमारे यहाँ पर क्या है 0.03%, इतने में हम बौखला गए। उनका तो टोटल एटमॉस्फेयर का 96% गैसियस फॉर्म किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि वो सिर्फ आने दे रहा है और जाने दे ही नहीं रहा है। यानी कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ चुका है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमारे सोलर सिस्टम में वीनस का है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा टेम्परेचर वेरिएशन, तापांतर, तो बुध में तापमान बहुत ज़्यादा जा रहा है लेकिन वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो टेम्परेचर वेरिएशन में आप क्या लिखेंगे, मरकरी लिखेंगे। लेकिन अगर हाईएस्ट टेम्परेचर बोलेगा हमारे सोलर सिस्टम का, देन आप वीनस लिखेंगे और उसका रीजन भी बताएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 96% आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिखाई दे रहा है। तो आपने इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया, मरकरी भी हो गया, वीनस भी हो गया। क्या वीनस का अपना कोई सैटेलाइट है? तो भाई वीनस का अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, वो अभी हम देखते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया, यानी कि अर्थ के जो नियरेस्ट प्लैनेट है उनके पास में अपना सैटेलाइट नहीं है, यानी कि सॉरी, सन के जो नियरेस्ट प्लैनेट है उनका अपना सैटेलाइट नहीं है, यानी कि कुछ तक सोलर सिस्टम का, कुछ सन का इम्पैक्ट पड़ा उसके सोलर फ्लेयर, सोलर विंड का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनिशियली हमें सैटेलाइट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि ये जो शुक्र है या वीनस है, इसे और भी कई तरीके से इंडिकेट किया जाता है, जैसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। मैंने आपको बोला कि पृथ्वी के सबसे समीप चमकता हुआ सबसे ज्यादा चमकीला जो ग्रह है वो यही है, और क्योंकि ये अर्थ के नियरेस्ट है तो कभी आप देखना शाम को या दिन के समय, मतलब जैसे कि बिल्कुल सूरज उग रहा हो या फिर सूरज ढल रहा हो, तो उस समय आपको चमकीला सा एक कुछ सेलेस्टियल बॉडी दिखाई देता है आकाश में, तो वो यही होता है, शुक्र होता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि शाम के समय सूर्योदय होता है तो पश्चिम में, और सुबह में शाम के समय सूर्यास्त होता है तो पश्चिम में, और सुबह के समय में शाम में सूर्यास्त होता है तो पश्चिम में, और सुबह में सूर्योदय होता है तो पूरब में ये हमें दिखाई देता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इवनिंग स्टार एंड द मॉर्निंग स्टार बिकॉज इन द स्काई इट इज विजिबल इन द वेस्ट इन द इवनिंग। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जिधर सूरज आ रहा होगा उधर से दिखाई देगा और जिधर से सूरज जा रहा होगा उधर दिखाई देगा। एंड द ईस्ट इन द मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनलाइक अदर प्लैनेट्स इट रोटेट्स इन अ क्लॉकवाइज
डायरेक्शन। अब ये क्या बोल रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ओके मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे मुझे वो पिक्चर क्यों नहीं शो हो रही है। ओके इस वाले पिक्चर में हम देखते हैं, तो ये जो आपका शुक्र है इसके बारे में बोल रहा है कि अ, बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरफ मूव करते हैं। जैसे आपने अर्थ के बारे में भी देखा है, ठीक है, तो अर्थ अपने एक्सिस पर तो मूव कर ही रहा है, किधर से किधर। ये देखो, ये डायरेक्शन मैं आपको बता दूं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ ऐसे मूव करता है, ठीक है, अपने एक्सिस पर। और साथ साथ में अर्थ अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ कैसे कर रहा है, सन के चारों ओर भी रिवॉल्व कर रहा है, यानी ये अपने अक्ष पर तो गोल गोल घूम ही रहा है, ये सन के चारों ओर भी गोल गोल घूम रहा है। और दोनों का ही डायरेक्शन किस तरह से है इसका, वेस्ट टू ईस्ट, यानी अपने वेस्ट टू ईस्ट घूमते घूमते ये सन के चारों ओर भी वेस्ट टू ईस्ट यानी इधर ही डायरेक्शन से मूव करते हुए जा रहा है। और जितने हमारे प्लैनेट्स हैं इसमें दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन बता दिया इसने किसका, वीनस का, कि जो शुक्र ग्रह है ये एक ऐसा ग्रह है जो कि वेस्ट टू ईस्ट मूव नहीं कर रहा है बल्कि ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, यानी दक्षिणावर्त घूम रहा है। इस तरीके से इसका रिवॉल्यूशन चल रहा है सन के चारों ओर, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दूसरा ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि शुक्र और एक और ग्रह, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूरे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट से अलग डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं। बाकी प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहे हैं, और ये पूरब से पश्चिम की तरफ इस तरह से दक्षिणावर्त घूम रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। तो अभी आपने वीनस के बारे में ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। बस इतना इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि कभी एग्जाम में कोई स्टेटमेंट दे दे तो वहां पर आप फंसे ना, ठीक है। अगला आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थ, थर्ड प्लैनेट नियरेस्ट। अगर मैं बात करूँ सन के, अर्थ के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, इनफैक्ट सारा कुछ अर्थ का ही पढ़ना है। यहाँ पर हम सारी चीजें नहीं देखने वाले क्योंकि पूरा एक चैप्टर है अर्थ पर, तो वो मैं एक अलग से क्लास लाऊंगी, मतलब नेक्स्ट वीक आई थिंक वो क्लास होगी हमारी अर्थ की। वहां पर हम पूरे 1 से 2 लेक्चर में, आई थिंक 2 पार्ट होंगे उसके, उसमें हम अर्थ को समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए आगे बढ़ते, क्योंकि प्लैनेट्स में ये भी है। अर्थ के बारे में क्या बता रहा है, रेडियो एक्टिव डेटिंग और साक्ष्य के अन्य स्रोतों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी दिखाई देती है, 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। ये बोल रहा है कि अगर हमने अर्थ के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठी की, और जानकारी इकट्ठी करना मतलब कि एज कितनी है, एज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव डेटिंग उसमें से एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। और दूसरा, कई सारे और एविडेंसेस हमें मिले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनको हमने स्टडी किया तो हमें पता लगा कि अर्थ का फॉर्मेशन लगभग इतने वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है, यानी बोल रहा है कि पूरे सोलर सिस्टम में हमें 8 प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा प्लैनेट है जहां पर हमें लाइफ का एग्जिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पर हमें जीवन दिखाई दे रहा है, यानी बाकी प्लैनेट्स पर हमें लाइफ नहीं दिखाई देती है। और आपको कैसे पता लगा, मुझे कैसे पता लगा, तो आपने एलियन का कॉन्सेप्ट सुना होगा। आप सोच रहे हैं कि जब इन प्लैनेट्स पर कोई रहता ही नहीं तो एलियन का कॉन्सेप्ट क्या है। एलियन का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया, कोई भी विदेशी या दूसरी जगह पर हो, दूसरे प्लैनेट पर हो, और आपको पता है कि पूरे यूनिवर्स में कितने अरबों की संख्या में आकाश गंगा है, ठीक है, अरबों की संख्या में। और उन अरबों आकाश गंगा में से हर एक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं, और उनमें से एक तारे का सोलर सिस्टम पड़े, तो हमें तो पता ही नहीं अभी यूनिवर्स का साइज क्या है, कितना बड़ा है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी और बोल सकते हैं हम आकाश गंगा के किसी एक स्टार के चारों ओर इस तरह से प्लैनेट्स हो, और वहाँ पर उसका अपना लाइफ एग्जिस्ट करता हो, तो एलियन का कॉन्सेप्ट लाया गया। बाकी अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो आप देखते होंगे कि बोला जाता है कि हमने ये मंगल मिशन भेजा है, ये बृहस्पति का मिशन भेजा है, शनि का मिशन भेजा गया है, यानी कि यहाँ से जो है जाया जाता है कहाँ पर, इन अलग अलग प्लैनेट्स पर, और वहाँ जाके उनके एटमॉस्फेयर के बारे में, उनके टेरेस्ट्रियल सिस्टम के बारे में अच्छे से स्टडी किया जाता है। तो हमें पता लगा कि भाई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, उसके पीछे कुछ कुछ रीज़न है, कहीं पे वाटर का नहीं होना, कहीं एटमॉस्फेयर का नहीं होना, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें केवल अर्थ ही ऐसा है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और उसका रीज़न क्या है कि लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो अर्थ फुलफिल करता था,
इसी वजह से यहाँ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ, पहले नहीं था लेकिन यहाँ पे हमारा ओरिजिन इसी वजह से हो गया क्योंकि इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता था। द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, तो ये रहा हमारा अर्थ, यहाँ पर हम रहते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, काफ़ी कुछ पढ़ना है इसके बारे में। चलो आगे क्या बोल रहा है, सूर्य से दूरी के आधार पे तीसरे स्थान पर है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि इस प्लैनेट पर रहते हैं तो इस तरह के इससे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मरकरी, वीनस, अर्थ थर्ड नंबर पर आ रहा है, जबकि आकार के आधार पे सभी ग्रहों में इसका स्थान 5वां है। ओके, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज द थर्ड प्लेस, वाइल बेस्ड ऑन साइज इट्स प्लेस 5th अमंग ऑल प्लैनेट्स। यानी कि अगर हम साइज में बात करें तो इसके पहले 4 और प्लैनेट्स हैं जो साइज में बड़े हैं और ये 5वां बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। तो अब आपका ये सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है कि इसके पहले 4 कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि बड़े हैं, जिसका साइज जो है वो अर्थ के साइज से बड़ा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग और स्किप मत करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट वाटर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों कह रहे हैं भाई, यहाँ पर थोड़ा सा आप स्टडी करिए। ये देखो आपको दिख रहा है मैक्सिमम पार्ट जो है इसका ब्लू है। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि अगर आप अर्थ को अच्छे से देखते हैं तो पूरे अर्थ के 29% पार्ट पर हमें क्या दिखाई देते हैं, लैंड मासेस दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिख रहा है कुछ ये धरातल टाइप का ये, ओके। और बाकी 71% पार्ट पर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ओके, ओशनिक वाटर हो गया या अदर टाइप के वाटर हमें दिखाई देते हैं जैसे कि रिवर्स वगैरह। तो 71% पार्ट पर क्या है, पानी है। तो इस वजह से पानी जो है जब आप अंतरिक्ष से देखते हो, स्पेस से देखते हो, तो हमें क्या दिखाई देता है, पानी की वजह से वो नीला। तो इतना ज़्यादा पार्ट हमें नीला दिखाई देता है 71% की, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने देख लिया क्या रीज़न है ब्लू प्लैनेट इसको कहने का। आगे बोल रहा है इसके बारे में कि चंद्रमा या फिर जो मून है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। देखो अगर मैं सैटेलाइट की बात करूं तो अर्थ के चारों ओर हमने बहुत सारे मैनमेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो भेजे हुए हैं जो अर्थ के चारों ओर कॉन्टिन्यूअस रिवॉल्व कर रही है, अलग अलग कंट्रीज भेजती रहती है इस तरह के सैटेलाइट्स। तो ये तो क्या है, आर्टिफिशियल जो हमने बनाया और जो क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं इसलिए उसको भी हम उपग्रह कह रहे हैं। लेकिन जो नेचर की तरफ से हमें दिखाई देता है वो एक ही सैटेलाइट है और उसका क्या नाम है, मून है। तो ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी का एकमात्र जो है उपग्रह, इसको क्या बोलते हैं, चंद्रमा कहते हैं। और ये देखिए ये रहा, और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूअस, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते सन के चारों ओर घूम रही है, और ये मून जो है ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारा सोलर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मार्स, मंगल, है ना, काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है। मंगल मिशन भेजा हमारे इंडिया ने, और भी बहुत सारे दो देश जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो मार्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी की जाती है और बोला जाता है कि भाई यहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस के पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट्स। तो इस वजह से इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, आयरन ऑक्साइड। ओके, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। मंगल ग्रह को हम क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि क्यों इसको हम लाल ग्रह बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इस आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका कलर हमें रेड दिखाई देता है। जैसे ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं अर्थ को, 71% वाटर सरफेस पर है तो इसकी वजह से वो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही स्पेस से ये रेड दिखाई देता है, उसका रीजन है यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड का कंटेंट है। इट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेड प्लैनेट। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव है, जैसे कि हमारे अर्थ के दो पोल हैं, एक है आपका नॉर्थ पोल और दूसरा है हमारा साउथ पोल। तो बोल रहा है कि मार्स पर भी इस तरह के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जिस तरह अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्ट है, यानी कि सर और पैर अगर हम पृथ्वी का मिला दें तो ऐसे झुका हुआ है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर वो ऐसे रोटेट करता तो हम बोलते हैं अर्थ सीधा है, लेकिन वो एक्चुअली ऐसे रोटेट कर रहा है तो हमें पता लगा ये झुका हुआ है। तो 23.5 डिग्री टिल्ट है कौन, अर्थ अपने एक्सिस पे।
ऐसे ही मार्स भी अपने एक्सिस पर टिल्ट है, कितना 25 डिग्री ये अपने एक्सिस पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्टेंस की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि यहाँ पे सीजन्स वगैरह चेंज होता है। सीजन क्यों चेंज होता है और टिल्टेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये मैं आपको तब बताऊंगी जब हम अर्थ के बारे में, अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पर हम इसे डिस्कस करेंगे। हियर इट हैज टू पोल्स लाइक अर्थ एंड इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड at an angle of 25 degree to its orbit plane, due to which there is a change of season like the earth. नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये है आपका मार्स, कैसा दिखाई दे रहा है ना, रेडिश। अब आप बता दोगे क्यों है, तो आप बता दोगे ये तो आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण है, इसकी वजह से इसका कलर हमें थोड़ा सा रेड रेड दिखाई देता है। इसके दो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स है, कौन, फोबोस और डिमोस। यहां से हमें नंबर ऑफ सैटेलाइट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं ये भी बता दूं। इंडिया की बात नहीं कर, सॉरी पृथ्वी की बात नहीं करें, पूरे सोलर सिस्टम के जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा वॉल्केनो दिखाई देता है ओलंपस मेसी, वो कहाँ दिखाई दिया है, वॉल्केनिक एक्टिविटी चलती है ना और सैटेलाइट और प्लैनेट्स में भी, तो उसका नाम है ओलंपस मेसी, वो मार्स में है। और इसी तरह सबसे ऊंचा पर्वत अगर हम सारे सोलर सिस्टम का देखें तो इसका क्या नाम है, निक्स ओलंपिया। ओके, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसके बारे में क्या बता रहा है, ये बोल रहा है बृहस्पति। अगला प्लेनेट हो गया बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में बोल रहा है, जो अगला प्लेनेट है, या फिर बोल सकते हैं जोवियन प्लेनेट। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा मरकरी, सबसे छोटा जोवियन हो गया। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है, 10 घंटा। यानी बहुत तेजी से ये क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लग जाते हैं। उसका रीजन है बहुत दूर है ना, तो इस वजह से लंबा इसको इलिप्टिकल पाथ ट्रैवल करना पड़ता है और बहुत लंबा समय इसको लग जाता है। इसका उपग्रह जो है, इसका एक सैटेलाइट है जिसका नाम है ज्ञानीमीड, सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब के सैटेलाइट में सबसे बड़ा सैटेलाइट किसका है, इसी का है, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति। और उसका कलर कैसा है, येलो कलर हमें दिखाई देता है। ओके, तो ये रहा हमारा बृहस्पति, सभी प्लैनेट में साइज में बड़ा, इसका सैटेलाइट भी सबसे बड़ा है, ये आपको मैंने बता दिया, और उसका कलर येलो है। ग्रेट रेड स्पॉट, ये एक कैरेक्टर होता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, क्योंकि एक्चुअली अभी समय का अभाव है। मैं चाह रही हूँ कि हमारे प्लैनेट जो है वो एटलीस्ट कवर हो जाए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, ये भी जुड़ा हुआ है बृहस्पति से और कई बार न्यूज में दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि समय कम है मैं वापस इसको अगले क्लास में कराऊंगी। सैटर्न के बारे में क्विकली देख लेते हैं। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, किसके बाद, बृहस्पति के बाद। एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, आइनो, एक्सोस्फीयर, तो इसी तरह एक सघन वायुमंडल हमें सैटर्न के चारों ओर दिखाई देता है। डेंस एटमॉस्फेयर, इसका घनत्व सभी ग्रहों से कम है। मतलब घनत्व क्या हो जाता है कि उसके जो पार्टिकल्स है वो कितने लाइट है। फॉर एग्जाम्पल वाटर और ऑयल में, सॉरी मैं बोलूंगी कि कोई मेटल है और ऑयल है, उसकी सॉरी वाटर और ऑयल में किसकी डेंसिटी कम है, ऑयल की। तभी आप जब पानी के अंदर कभी तेल डालते हो तो तेल ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसका घनत्व कम है, हल्का है, तो वो तैरने लग जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही शनि जो है, सैटर्न जो है, सभी प्लैनेट्स में इसका डेंसिटी सबसे कम है, और इतना कम है कि पानी से भी कम है। अगर शनि ग्रह को पानी के ऊपर रख दिया तो पानी के ऊपर भी ये फ्लोट करेगा, तैरेगा, सोचो इतना कम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बात कर रहा है अगला, ओके, ये सैटर्न का दिखा रहा है। सैटर्न के चारों, ये आप देख रहे हो लाइट शेड में ऐसा, तो इसके चारों हमें इस तरह के रिंग्स भी दिखाई देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसके चारों इस तरह के वलय या फिर रिंग पाए जाते हैं। यहाँ पर यही बात कर रहा है। और इन रिंग्स के अगर हम नंबर्स की बात करें तो टोटल कितने नंबर्स है इसके, टोटल हमें 7 नंबर्स दिखाई देते हैं। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है, कौन, सैटर्न प्लैनेट। और इसका जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, नंबर ऑफ सैटेलाइट बताइएगा कौन से प्लैनेट का सबसे ज्यादा है। तो इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसे टाइटन कहते हैं, जो सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। तो पहला बड़ा उपग्रह बृहस्पति, दूसरा बड़ा उपग्रह किसका है, शनि का। और ये देख सकते हो ये पीले कलर का, यानी ये येलो कलर का दिखता है, उसके चारों हमें इस तरह के 7 रिंग्स दिखाई देते हैं। अरुण यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, 3rd नंबर पर आता है। अपनी धुरी पर सूर्य के आगे इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ लगता है, यानी जैसे मंगल 25 डिग्री, अर्थ 23.5। इसी तरह बोल रहा है कि अरुण इतना ज्यादा झुक गया है कि ऐसा सा दिखता है, ऐसे करके घूम रहा है, लेट कर घूम रहा है। ओके, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान रखना है।
ये रहा आपका अरुण, यूरेनस, इसके चारों ओर भी हमें रिंग्स दिखाई देती है, जैसे सैटर्न के चारों ओर दिखाई देता है। इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिस तरह वीनस जो है पूरब से पश्चिम घूम रहा था, इसी तरह यूरेनस भी पूरब से पश्चिम या दक्षिणावर्त घूमता है। तो हमारे सोलर सिस्टम के दो ऐसे प्लैनेट हैं जो पूरब से पश्चिम या दक्षिणावर्त घूमते हैं, और ये बात कर रहा है कि इसके चारों टोटल 9 रिंग्स पाए जाते हैं, अरुण के चारों, यूरेनस के चारों, जिसमें से 5 के नाम दिए गए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड इप्सिलॉन। तो ये पांचों रिंग्स के नाम आपको याद रखने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है, इसका नाम क्या है, टाइटेनिया है। लास्ट वरुण क्या बोल रहा है, नई खगोलीय व्यवस्था में ये सूर्य के सबसे दूर स्थित है, यानी कि पहले प्लूटो था, सबसे लास्ट में क्या आ चुका है, वरुण आ चुका है। ठीक है, और ये हरे रंग का दिखाई देता है क्योंकि इस पर क्या हमें दिखाई देता है, इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल पाया जाता है। मतलब जो वरुण है, इसके चारों ओर बहुत ज्यादा आपको मीथेन दिखता है, मीथेन के क्लाउड्स दिखाई देते हैं, और उसकी वजह से इसको जब आप स्पेस से देखते हैं तो ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो ये यही बोल रहा है कि ये हरे रंग का ग्रह भी इसको कहा जाता है, मीथेन की एक्सेस में प्रेजेंस की वजह से। और इसके उपग्रह जो है, इसके सैटेलाइट है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्या नाम है, ट्रिटॉन। ट्रिटॉन जो है वो इसका एक सैटेलाइट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा वरुण। ठीक है, और मिथेन की प्रेजेंस की वजह से ये कुछ ग्रीन, ये तो ब्लू दिखा रहा है लेकिन वैसे ग्रीन कलर का है। अब देखो वलय क्या है, या फिर मैंने अभी एक दो चीजें और स्किप की हैं, उसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, समय का अभाव है, इस वजह से मैंने वो नहीं बताया। बाकी इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर करा दूंगी। तो आज के सेशन में हमने क्या कंक्लूड किया, हमने पढ़ा हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के बारे में, कौन से प्लैनेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। आपको मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसपे सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, और उनके नंबर्स क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी ये रहा हमारा डेली स्केड्यूल, आप देख सकते हैं। मेरी क्लास कल फिर लगेगी सुबह 10 बजे इसी डिफेंस एम्बाइब चैनल पर, जहां पर मैं आपका एक नया टॉपिक कराने वाली हूँ, जिसका नाम है क्या, वो आपको कल पता लगेगा। सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कल हम कवर करेंगे। बाकी ये एम्बाइब का ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए इस ऐप को इंस्टॉल करिए। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है। ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि क्लास के इमीडिएट बाद अभी 15 मिनट्स में पीडीएफ पहुंचेगी, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, और कल सुबह 10 बजे मिलेंगे। तो सभी बच्चे सुबह 10 बजे शार्प हमारे इस चैनल पर आ जाएंगे, नए टॉपिक को हम कवर करेंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर देंगे। कीप एम्बाइबिंग, थैंक यू। Keep imbibing. We believe in you.